So Jai Hind everyone, welcome back to the channel, and today we are going to do Unit 6 Concept of the State from the OPCABA 2.0 playlist. इससे पहले हमने OPCABA 1.0 भी तैयार की थी जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे जिसे नेट जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने सारे टेबल्स एंड फिगर्स कवर करी थी. सो वो प्लेलिस्ट 1 थी. ऐसे ही आपको ओपी जब मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो OPCABA 2.0 देखोगे तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट 5 यूनिट्स कवर्ड हैं. आज हम यूनिट 6 करने वाले हैं. सो दोनों ही प्लेलिस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये OPCABA 2.0 हम सिर्फ स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं. वेयर एज ऑन द अदर हैंड OPCABA फर्स्ट जो प्लेलिस्ट आई थी उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, तो वो टॉपिक्स जो हमने वहाँ कवर कर लिए वो हम इस प्लेलिस्ट में कवर नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई आई सेड कि दोनों ही प्लेलिस्ट आपको कवर करनी है अगर आपको ये बुक हॉलिस्टिकली कवर करनी है तो. सो लेट्स बिगिन. इसमें देख लीजिए क्या क्या है. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट है. स्टेट यानी कि राज्य का क्या महत्व होता है. स्टेट और अदर एसोसिएशन, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल है. जैसे मैं आपको समझाऊंगी तो हिंदी मीडियम वालों को भी आराम से समझ आ जाएगा. स्टेट एंड सोसाइटी है. स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट. ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है. राज्य और सरकार आपस में कैसे संबंधित है. स्टेट और सिविल सोसाइटी क्या है. स्टेट और नेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है. फिर मॉडर्न नेशन स्टेट क्या होता है, उसका राइज कैसे हुआ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई. नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, करंट क्राइसिस ऑफ नेशन स्टेट. ठीक है, फिर contemporary trends in advanced industrial countries in the third world, status of civil society. These all are the points that we are going to cover in this chapter. So इस चैप्टर के अप्रॉक्स 2 पार्ट्स बनेंगे. पार्ट 1 में हम आज जितना कवर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली स्टेट एंड नेशन तक हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे. एंड रही बात यूनिट 5 की, सो लेट मी चेक. जिन बच्चों ने यूनिट 5 मेरा लेक्चर देखा है उसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था यूजफुलनेस या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है. फिर हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री का यूज, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और फिलोसफी का क्या यूसेज है. ये मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगी, बट इस लेक्चर में हम यूनिट 6 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो ये काफ़ी ईजी चीज़ें लगी. हिस्ट्री का क्या यूज़ है, इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का. और एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद से पढ़ोगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा. और अगर नहीं समझ आए, अगर आपको इस पे भी एक लेक्चर चाहिए सो कमेंट कर देना. ठीक है, मैं इसके लिए यूनिट 5 के लिए जो सेकंड पार्ट है वो अलग से बना दूंगी. पर जो मेन पार्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है और इसका अदर सोशल साइंसेस के साथ क्या यूजफुलनेस है, ये मैंने आपको जो मेन क्रक्स था चैप्टर का वो समझा दिया है. मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था यूनिट 5 का वो समझा दिया है. बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो. रेस्ट यू कैन कमेंट बिलो कि आपको ये वाला अगर नहीं समझ आ रहा, बहुत डिफिकल्टी आ रही है तो इसके लिए भी बना देंगे. ठीक है, लेकिन मैं सोचा जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूनिट 6 स्टेट सॉवरेनिटी, उसको हम पहले कवर कर लें. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स दैट इज यूनिट नंबर 6 कंसेप्ट ऑफ द स्टेट. इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे ऑलरेडी भेज चुकी हूँ. माय टेलीग्राम ग्रुप इज learningmantra.vb के नाम से है. इसी चैनल का जो नाम है वैसे ही आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो वहाँ पे आपको पीडीएफ्स, नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें, इवन आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर इसी के बारे में कुछ पूछना है, सो आप मुझे वहाँ से डीएम भी कर सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो. ठीक है, एंड आप मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, सॉरी फॉर दैट. अब इसको कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करेंगे इन लेक्चर्स में. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट. तो स्टेट यानी कि राज्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में. द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट हैज फिगर्ड एज द सेंट्रल थीम ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी. जो स्टेट है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुराने या पश्चिमी ट्रेडिशनल यानी कि होगा हमारा एंशियंट यानी कि प्राचीन पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो स्टेट यानी कि राज्य जो था उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था पहले के टाइम पे. मतलब जब शुरू में जो पॉलिटिकल थ्योरी आई थी तब. तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है तो माय सजेशन वुड बी कि यूनिट 1 से आप ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है. ठीक है, पॉलिटिकल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, साइंस है ना, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल थ्योरी की कैसे ये रिलेट करते हैं, एम्पेरिकल क्या है, नॉर्मेटिव क्या है. ये सब चीजें जब आपका बेस क्लियर होगा ना स्टार्टिंग की 5 यूनिट से, तब आपको ये यूनिट 6 और अच्छे से समझने में हेल्प होगी. अगर आपका बेस अच्छा है तो यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेसन. आरजी जेटल, पॉलिटिकल साइंस इनकी बुक है, 1949 में पब्लिश हुई थी. इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक साइंस ऑफ स्टेट है. वाइल जो J.W. गेमर है जिनकी बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, 1928 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस जो है शुरू होता है और खत्म होता है स्टेट पे. ठीक है,
तुमसे शुरू तुमसे ही खत्म, मतलब स्टेट का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन्होंने आरजी जेटर और जे.डब्ल्यू गेमर ने बताया है। तो आप अपने आंसर में इन दो थिंकर्स का स्टेटमेंट और बुक्स कोट कर सकते हो अगर आप अपने आंसर राइटिंग, जैसे बीए या एमए के लिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो उस केस में, और अगर आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ रहे हो तो उस केस में आप इन दोनों की सिर्फ बुक और थिंकर का नाम याद रख सकते हो, बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बीए एमए या पीएसआईआर के लिए पढ़ रहे हो तो थिंकर्स और कोर्स हमेशा जब मेंशन करते हो तो आपका आंसर इनहैंस होता है और ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग। लेकिन आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल थ्योरी चल रही है, ये तो हमने प्राचीन वाली बात की, ट्रेडिशनल की बात की, तो ट्रेडिशनल में स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा जाता था, स्टेट को सेंटर में रख के कुछ भी चीजें की जाती थी। लेकिन आज के टाइम की जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें स्टेट का जो रोल है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि मतलब बैलेंस्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, कभी स्टेट का रोल कुछ और हो जाता है, कभी स्टेट का रोल हमारी पर्सनल लाइफ में हो जाता है, कभी स्टेट का रोल हम दूसरे सोशल सेंस में देखने लग जाते हैं, तो वो एक स्टेबल रोल नहीं है। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है, सपोर्टर्स, ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं या उसके बारे में भी लिखते हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट्स जो है बिहेवियरल अप्रोच के, तो जो ऐसे थिंकर्स, ऐसे फिलोसोफर जो बिहेवियरल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने ये सजेस्ट किया, उन्होंने ये बताया है कि दैट अबंडनिंग द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट ऑल टुगेदर। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमें जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से अबंडन यानी कि छोड़ देना चाहिए, नकार देना चाहिए। अबंडन मतलब क्या होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊं तो नकार देना, ठीक है। तो स्टेट का रोल हमने पूरी तरीके से खत्म करना है। मेन ऑब्जेक्शन इज दैट दिस कंसेप्ट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल रियलिटी। अब आप बोल रहे हो कि मैम ये पॉलिटिकल बिहेवियर वालों ने स्टेट का रोल क्यों खत्म करने के लिए बोला, कि क्यों बोला स्टेट का रोल खत्म करने नहीं बोला, सॉरी, जो स्टेट का जो कंसेप्ट है कि हमने जो पहले सिर्फ स्टेट के मद्देनजर रखते हुए ही, स्टेट को कोर रखते हुए हम सारी चीजें सोचते थे, समझते थे। पॉलिटिकल साइंस मतलब हमारे लिए होता था स्टेट, मतलब पॉलिटिकल साइंस है मतलब हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब मॉडर्न थिंकर्स आए, मॉडर्न थिंकर्स में भी जो बिहेवियरल अप्रोच के आए, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन वॉच दैट। ओपिगावा प्लेलिस्ट 1 में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, यूनिट 4 का है आई गेस। सो वहां पे आपको पॉलिटिकल रियलिटी को समझने में हेल्प नहीं होती, इसलिए हमें स्टेट का कॉन्सेप्ट नकार देना चाहिए, अबंडन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अबंडन मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल रियलिटी और द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब हम बोलते हैं कि स्टेट के थ्रू ना, अगर आप स्टेट का कंसेप्ट समझ लोगे तो हम पॉलिटिकल रियलिटी या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया जो चल रही है, राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक आज के टाइम की जो रियलिटी है उसको समझने में हमें मदद नहीं होगी। क्यों? अब क्यों मदद नहीं होगी? अगर स्टेट तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है तो इससे हमें पॉलिटिकल रियलिटी समझ आनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में समझ आना चाहिए। पर बिहेवियरल अप्रोच वाले बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि द टर्म स्टेट रिफर्स टू अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में स्टेट, राज्य वर्ड आता है तो हम फॉर्मल कंसेप्ट आता है हमारे दिमाग में, यहाँ राज्य होगा, सरकार होगी, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है। सो वो सब चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, तो ये फॉर्मल कॉन्सेप्ट है। वाइल जो रियल पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो वो स्टेट, जो रियल पॉलिटिक्स है मतलब जो सच्ची में जो पॉलिटिक्स चल रही है ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो किससे ट्रांसेंड्स, मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो उस फॉर्मल से भी बढ़कर है, फॉर्मल के बियॉन्ड है कौन? स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी तक हम स्टेट को सिर्फ फॉर्मल सेंस में समझ रहे थे, लेकिन अब हमें स्टेट को फॉर्मल सेंस में ना समझ के उसके बियॉन्ड जाने की भी जरूरत है, उसको इनफॉर्मल सेंस में भी समझने की जरूरत है। मतलब पॉलिटिकल लाइफ में अभी तक स्टेट को समझा जा रहा था, अभी सोशल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीजें भी समझने की जरूरत है। इसलिए वो बोलते हैं कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल अप्रोच वाले, कि उसको अबंडन कर देना चाहिए। तो आप नोट्स वैसे बना सकते हो, बिहेवियरल अप्रोच हेडिंग लिख सकते हो और उसके नीचे कुछ पॉइंटर्स जो मैं बताती जा रही हूँ आप अपने जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप बी पॉइंट लिख सकते हो, दैट अ स्टेट इज यूजुअली कंसीव्ड इन टर्म्स ऑफ द एंड्स ऑफ द स्टेट व्हिच ड्रैग्स अस टू द रिलीम ऑफ मॉरल फिलॉसफी फार रिमूव फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसका अगर सीधा सा मतलब देखें तो अब आप खुद सोच के देखो अपने माइंड से कि अगर आपको बोले कि स्टेट, ठीक है, वो भी ऐसे थियोरिटिकल सेंस में, प्रैक्टिकल सेंस में नहीं, जैसे बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो स्टेट वर्ड आते ही दिमाग में आपको याद आता है अच्छा स्टेट है तो वेलफेयर करेगा, लोगों के लिए भलाई का काम करेगा, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स तैयार करेगा,
ठीक है, स्टेट है तो वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमारे खिलाफ कोई पॉलिसीज नहीं बनाएगा, तो ऐसा करके जो मतलब हमारे अगेंस्ट पॉलिसीज है वो नहीं करेगा, ठीक है, हमारे लिए डिसीजन लेगा, करप्शन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है जब हम भी स्टेट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टेट के जो एंड्स है, एंड्स यानी कि स्टेट किस लिए बनाया गया है, स्टेट का गोल क्या है, ठीक है, तो वो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले, और उसको हम मोरल फिलोसफी से जोड़ के देखते हैं। फिलोसफी क्या है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था जब यूनिट 1 हम कर रहे थे। तो ये क्या है, सिर्फ मोरल सेंस में देखते हैं हम स्टेट का रोल। वेयर एज जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम विच आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, कि पॉलिटिक्स को एज अ डर्टी गेम देखा जाता है, ठीक है। और हम उसमें रियलिटी पे फोकस नहीं करते, हम कहते स्टेट ऐसा है, ऐसा होता है, हमने जो बुक्स में पढ़ा है वही सारी बातें, लेकिन रियल वर्ल्ड कैसा है पॉलिटिक्स का, स्टेट का उसमें क्या रोल है, क्या सच्ची में स्टेट ये सारी चीजें करता है या फिर सिर्फ दिखावा है। तो वो सारी चीजों को अगर हमें समझना है तो हमें रियल वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। और रियल वर्ल्ड को समझने के लिए जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट हम सेंटर में लेकर चल रहे हैं, फॉर्मल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा। तो ऐसा बिहेवियरल अप्रोच वाले कह रहे थे। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सी पार्ट मतलब द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, बिकॉज यहाँ पे भी बिकॉज है, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट पोस्टुलेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 3 रीजंस है, ए बी सी। मैंने आपको ए रीजन दिखाया, ठीक है, ये कहाँ पे, एक सेकेंड, इसके ऊपर है शायद, ये रहा। सो ए दिखाया, बी बताया कि बी रीजन क्यों। तो ये हमने किस चीज के रीजन पढ़ रहे हैं, रीजन इस चीज के कि बिहेवियरल अप्रोच जो है स्टेट को क्यों नकारता है, क्यों अबेंडन करता है, उसके हम रीजन पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 रीजन देखे अभी तक कि स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है हमें नकारने की या गिव अप करने की जरूरत है, सिर्फ स्टेट को कोर में रख के सोचने की जरूरत क्यों नहीं है। क्यों ऐसा क्या हुआ कि हमने बोला कि स्टेट को हटा दो, मतलब स्टेट को मत हटाओ, स्टेट का कंसेप्ट जो है उसके भी बाहर है दुनिया, उसके अलावा भी चीजें समझो। तो 2 रीजन समझे। और सी रीजन जो है वो क्या कहता है कि जो स्टेट है वो पोस्टुलेट है, एक पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट क्या है, एक पर्टिकुलर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या चीज एक्सक्लूड की जाती है, क्या चीज हटाई जाती है, वो है टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सर्टेन सोसाइटीज, रियल और इमेजिनरी। और मतलब इसमें कुछ कुछ चीजें हम सिर्फ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं, पर्टिकुलर टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड नहीं होती। जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सोसाइटी रियल हो या इमेजिनरी सोसाइटी हो, मतलब आइडियलिस्टिक अप्रोच हो ना, जिसको हम नॉर्मेटिव बोलते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, या रियल यानी कि इंपेरिकल अप्रोच हो, ठीक है। दोनों ही अप्रोच के केस में कुछ सोसाइटीज को या कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड रखा जाता है। और इसी की वजह से दस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्री स्टेट सोसाइटीज, क्योंकि स्टेट हर जगह नहीं है, इसलिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए, प्री स्टेट सोसाइटी। जब स्टेट नहीं था तो सोसाइटी कैसे काम करती थी, जैसे आपने बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़े होंगे, वो स्टेट ऑफ नेचर बताते हैं, तो वही स्टेट ऑफ नेचर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्री स्टेट सोसाइटीज की, कि जब स्टेट नहीं था तो सोसाइटीज कैसे हुआ करती थी, और जैसे जो प्री स्टेट सोसाइटीज थी वो स्टेट के से क्या है, एक्सक्लूडेड है, मतलब ये अलग है और स्टेट अलग है। स्टेट से पहले भी कुछ सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, एंड स्टेटलेस सोसाइटीज भी हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है मार्क्सिज्म का। मार्क्सिज्म बोलता है ना कि बूर्जुआजीज वर्सेस प्रोलेटेरिएट चल रहा है, तो क्या होगा जब इनमें लड़ाइयाँ होंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कम्युनिज्म आ जाएगा, स्टेटलेस सोसाइटी आ जाएगी। ओ सॉरी, ओके। तो दिस लीड्स टू द assumption that political organization is not a universal phenomena। तो इन सब बातों से हमारा ये निष्कर्ष निकला बेसिकली कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हम यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो चीज है वो हर जगह लागू होगी। यूनिवर्सल होता है जो हर जगह लागू हो, जो हर जगह सेम रहे, है ना। यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है। हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर राजनीतिक संगठन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए हम सिर्फ हर चीज को, हम सिर्फ पॉलिटिक्स को स्टेट के माध्यम से नहीं समझ सकते। आई होप हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ रहा होगा। देन डेविड ईस्टन की बुक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच यू हैव टू मेंशन इन PSIR, UGC नेट्स, JRF अगर आप तैयारी कर रहे हो तो UGC नेट JRF की तैयारी की ना, PA और MA का अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इनको, इन जनाब को जरूर से कोट करना है, इनकी बुक को याद रखना, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पूरी बुक का नाम याद ना रहे, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि सिस्टम थ्योरी हम डेविड ईस्टन की ऑलरेडी स्टार्टिंग की 5 यूनिट में कई बार पढ़ चुके हैं, राइट। सो तो हर
बंदे का जो नजरिया है स्टेट को देखने का वो अलग अलग है, ऐसा डेविड ईस्टन बोलते हैं। कुछ लोग स्टेट को एक मॉरल स्पिरिट की तरह देखते हैं कि भाई स्टेट है तो मॉरल सेंस में काम करेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए कि करप्शन नहीं करेगा, हमारे लिए काम करेगा, वेलफेयर करेगा, तब एक इसको मोरल सेंस में देखते हैं कि हाँ स्टेट को हम मोरालिटी से, नैतिकता से जोड़ते हैं। वेयर एज कुछ जो दूसरे लोग हैं वो स्टेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मानते हैं। इसको स्टेट जरूरी नहीं है कि हमें नैतिकता से काम करे, स्टेट में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। मतलब अगर ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिटलर जैसे लोग हैं मान लो, ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई ऐसा राज्य जैसे हिटलर जैसे लोग हैं, या जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, या मोनार्की है, तो वहाँ पे स्टेट जो है जरूरी नहीं है वो नैतिक होगा, वहाँ पे स्टेट एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है और उसमें एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉयट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिज्म में क्या आता है, हैव्स और हैव नॉट्स थे। तो जो बुर्जुआजी है, जो एलीट क्लास होती है, वो नॉन एलीट क्लास को क्या करती है, एक्सप्लॉयट करती है और डिस्क्रिमिनेशन करती है उनके साथ, उस पर दबाव डालती है, ठीक है, उनको प्रताड़ित करना, एक्सप्लॉइट करना मतलब। और वन ऑथर डिफाइंस इट एज अ सिंपली एन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट ओनली एनालिटिकली। तो एक ये ऑथर जो है वो क्या कैसे डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन ही मान लो यहाँ पे ऑथर है, तो डेविड ईस्टन डिफाइन कर रहे हैं एज अ सिंपली एन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब स्टेट को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के मत देखो कि स्टेट ही अपुनिज भगवान है, होता है ना जैसे कि, तो मतलब स्टेट ही सब कुछ है, ऐसा मत देखो। स्टेट सिर्फ एक सोसाइटी का एक पार्ट है। तो आप एक बिगर सर्कल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हियर, ओके, सो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक हिस्सा है स्टेट, तो ये है, ऐसा नहीं है कि स्टेट है और उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज है। तो सोसाइटी इज अ बिगर रिलीफ एंड स्टेट इज अ पार्ट ऑफ इट अकॉर्डिंग टू whom, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। इसलिए हमें स्टेट को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है एज सिंपली अ सिनोनिम फॉर गवर्नमेंट। और कुछ लोग इसको क्या मानते हैं कि मतलब एक वर्ग ऐसा है ऑथर्स का या फिलोसफर्स का या थिंकर्स का जो स्टेट को सोसाइटी का पार्ट मानता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वर्ग है वो स्टेट को क्या मानता है कि स्टेट ही राज्य ही सरकार है, स्टेट ही गवर्नमेंट। हम स्टेट और गवर्नमेंट को एक जैसा मानते हैं, उसको सिनोनिमसली यूज करते हैं। कितनी बार होता है इवन आज के टाइम पे हम जब एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ना कि स्टेट, तो सबसे पहले बोलेगा कि स्टेट कौन है, तो बोलेगा कि जो हमारी सरकार बनी हुई है, गवर्नमेंट है, वही तो स्टेट है, तो ऐसा भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं स्टिल अनदर, और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हैं, एज अ सेपरेट एंड यूनिक एसोसिएशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एसोसिएशन। तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट के लिए कि स्टेट क्या है, एक सेपरेट यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी एक ये बिगर सर्कल था सोसाइटी का, उसके अंदर एक छोटा था सर्कल स्टेट, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि स्टेट अलग है, मतलब एक स्टेट एक अलग राज्य मान लो, और चर्च, ट्रेड यूनियन और कुछ वॉलेंट्री ग्रुप्स हो गए, एनजीओ वगैरह हो गए, ये सब अलग है। तो मतलब स्टेट अलग है और ये सारे अलग अलग है, ठीक है। तो स्टेट एक अदर लार्ज नंबर ऑफ बड़ा एसोसिएशन है इन कंपैरिजन टू चर्च, ट्रेड यूनियंस एंड सिमिलरली वॉलेंट्री ग्रुप्स। वॉलेंट्री ग्रुप्स में कोई भी प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, एनजीओ कुछ भी आ सकते हैं। तो स्टेट क्या है, सबसे बड़ा, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। तो यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट्स किए कि अलग अलग लोग जो है स्टेट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बारी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, तो कुछ लोग स्टेट को नैतिकता के मामले में देखते हैं, मोरल स्पिरिट। कोई लोग स्टेट को बोलते हैं कि स्टेट एक्सप्लॉइट करता है। कोई लोग बोलते हैं कि जो स्टेट है वो सोसाइटी का पार्ट है, जो मैंने आपको ये सर्कल बताया। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट ही सरकार है, स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्टेट एक सेपरेट और यूनिक एसोसिएशन है, एकदम अलग है, सेपरेट और यूनिक है, और ये लार्ज नंबर ऑफ अदर एसोसिएशन, ठीक है। तो बहुत सारी और भी एसोसिएशन सोसाइटी में होती है, चर्च है, ट्रेड यूनियन है, लेकिन उसमें से स्टेट जो है सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, इसका जो रोल होता है बाकी सबसे अलग होता है। तो ये डेविड ईस्टन का मानना था, और यहीं से आपको स्टेट की बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है, इतनी सारी एम्बिग्यूटीज के बाद, एम्बिग्यूटीज होता है मतलब कि कुछ ना कुछ हर लोगों का अलग अलग ओपिनियन था, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई ना, तो मतलब कंफ्यूजन लिख लो यहाँ पे एक तरीके से। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है कि कोई लोग बोल रहे हैं स्टेट ये है, कोई बोल रहा है स्टेट ये है, कोई ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ईस्टन, इसलिए डेविड ईस्टन बोलते हैं कि वो इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इन सब चीजों के बताने के बाद कि जो स्टेट है उसको पूरी तरीके से अबंडन कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो कोई एक स्टेट का जो वर्ड है उस वर्ड को हमें कम से कम यूज करना चाहिए, ये यूज ही मत करो अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। तो वर्ड स्टेट जो है इसको हमें अबंडन करके एक ऐसा वर्ड लेकर आना चाहिए जो हर चीज पे अच्छे से हम उसको स्टेट को समझ सके, मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, ऐसा नहीं कि सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, राइट।
जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल किसने लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी अगर मेरे से पढ़ी है, ओपी गाबा का जो प्लेलिस्ट 1 था उसके फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको लिबरलिज्म समझाया है। और लिबरलिज्म हमेशा बोलता है कि स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्टेट को डिस्टेस्ट क्या है यहाँ पे, डिस्टेट मतलब उसके खिलाफ, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट जा रही है कि जैसे एक स्टेट तो ऐसा भी है जो लिबरल वालों के लिए है, लिबरल पॉलिटिकल थिंकर जो है, तो उदारवादी लोगों के लिए स्टेट जो है एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। वो तो कहते हैं कि भाई स्टेट हो ही ना, ठीक है, स्टेट एक नेसेसरी इवल बोलते हैं वो, और स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते कि स्टेट जो है हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना करे। तो वो बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की, ठीक है, स्पेशली टू सम अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो पहला व्यू पॉइंट तो ये भी है कि एक स्टेट ऐसा भी है जिसको लोग पसंद नहीं करते, वेयर जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी स्टेट वर्ड यूज करती है। तो आप देख रहे हो एक ही वर्ड अलग अलग लोग, अलग अलग जो हमारी थ्योरीज है, अलग अलग जो आइडियोलॉजीज हैं वो अलग अलग तरीके से यूज कर रही हैं। जैसे उदारवादी लोग स्टेट को नेगेटिव मानते हैं, मार्क्सिस्ट जो है वो स्टेट का वर्ड कैसे यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलते हैं कि स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल, एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें जो टर्म स्लेव ओनिंग सोसाइटी, फ्यूडल स्टेट, जब आपने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पढ़ा होगा किस सबने, मार्क्सिज्म वाला, तो उसमें फ्यूडल सोसाइटी आती है। तो कैसे कैसे वो पूरा पूरा सर्कल बनता है ना, कि पहले सबसे पहले कम्युनिज्म था, फिर फ्यूडल सोसाइटी आई, फिर स्लेवरी, फिर वो आया क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म था, ठीक है, फिर सोशलिज्म आया, फिर कम्युनिज्म दोबारा आ गया, क्लासलेस सोसाइटी आ गई। तो ऐसा पूरा सर्कल चला था हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में जब हमने पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की स्टेट की बात करते हैं। एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी, मतलब जहाँ पे स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है, और एक ऐसा स्टेट भी था जहाँ पे फ्यूडल स्टेट था, मतलब लैंडलॉर्ड्स होते थे और उनके अंदर काम करने वाले पीजेंट्स। एक ऐसा स्टेट भी था जहाँ पे कैपिटलिस्ट स्टेट था, जहाँ पे मतलब इसको बोल सकते हो आप, जहाँ पे बुर्जुआजीज और प्लोरिटेट्स हुआ करते थे, मतलब वर्किंग क्लास और बुर्जुआजीज हमारे जो उनको डोमिनेट करते थे। कैपिटलिस्ट को हम हिंदी में पूंजीवाद राज्य बोल सकते हैं। फिर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट हो गया, ठीक है, जिसको हम सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ज़्यादातर सेम ही उसके फीचर्स होते हैं, बट कम्युनिस्ट उसके एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी आ जाता है, ठीक है, समाजवाद आप बोल सकते हो। फिर एक ऐसा स्टेट भी था जहाँ पे प्री स्टेट सोसाइटी थी, मतलब जब स्टेट नहीं था, जब राज्य नहीं था, उससे पहले की सोसाइटी। एंड एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी है, ठीक है, स्टेट है ही नहीं। और ये मार्क्सिस्ट ने अलग अलग दिया, मतलब आप सोचो कि जो मार्क्स हैं वो भी स्टेट के कितने सारे इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि ऐसा भी स्टेट है, ऐसा भी स्टेट है। तो कोई एक पर्टिकुलर स्टिक नहीं हो सकते कि स्टेट मतलब राज्य, राज्य मतलब गवर्नमेंट, और जो सरकार है वो हमेशा अच्छे के लिए काम करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। Even the empirically oriented political scientists of the liberal tradition use the term state building, especially in the context of developing societies. Even जो liberal traditions हैं, liberal यानी कि उदारवादी जो हमारी philosophy रही, ठीक है, उसमें भी जो स्टेट है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, डेवलपिंग सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में, कि स्टेट जो है जब राज्य अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो डेवलपिंग सोसाइटीज में स्टेट कैसा था, तो वो उन्होंने बताया, किसने, लिबरल ट्रेडिशंस की थिंकर्स या फिलोसोफर्स ने। which signified a renewed interest in the concept of a state as an institutional and constitutional mechanism। और वहाँ पे स्टेट को एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह देखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है सब संवैधानिक बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशनल आपकी संस्थाएं हो सकती हैं, तो उसके सेंस में देखा गया कि स्टेट होगा तो स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशंस होंगे और स्टेट का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होगा, राइट। देन क्योंकि ऐसे डेवलपिंग सोसाइटीज में होता है, इंडिया इज अ डेवलपिंग सोसाइटी, राइट। देन इन द 1980s attention swung back to the state। फिर 1980s आता है और फिर वापस से हम थोड़ा सा स्टेट का कॉन्सेप्ट रिवाइव करते हैं और अपने जो अपना समय है बाकी चीजों को भी देते हैं। समय इन द सेंस अटेंशन या फोकस है, हम दूसरी चीजों पे शिफ्ट करते हैं स्टेट के पे। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में हर बार स्टेट स्टेट स्टेट, हर सब कुछ जो हो रहा है स्टेट की वजह से हो रहा है, स्टेट मतलब स्टेट ही भगवान है, अपुनिज भगवान है टाइप। और वैसे जब मॉडर्न आया तो मॉडर्न जो था उसमें डेविड जैसे थिंकर आए और उन्होंने बोला कि भाई स्टेट को अबंडन कर दो, बिहेवियरल अप्रोच वाले बेसिकली थिंकर्स, स्टेट को हटा दो, स्टेट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा से 1980s आता है, अभी पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। पहले स्टेट था, ठीक है, फिर मॉडर्न वाले आए, उन्होंने बोला कि भाई स्टेट को बिहेवियरल अप्रोच में, कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, कि हाँ भाई स्टेट को
से बहुत ज्यादा स्टेट हो गया है हर जगह, तो आपको स्टेट को अबंडन करने की जरूरत है। फिर 1980s में दोबारा से जो हमारा फोकस था वो फिर से स्टेट की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब 1980s। और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी आप थोड़ा थोड़ा बराबर मान सकते हो, ठीक है। और इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है थियोडा स्कॉपॉल, टी मतलब थियोडा है, स्कॉपॉल फेमस थिंकर है। यूजीसी नेट जेआरएफ में कितनी बार ये बुक, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये वाली जो ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन बुक जो है किसकी है, तो इस बुक से पूछ लेता है और आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो अगर याद रहे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। द ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन, अब जो अब स्टेट से हाथ लोग डाइवर्ट हो गए थे ना मॉडर्न वाले में कि स्टेट को अबंडन कर दो, तो स्कॉपॉल बोलती है कि दोबारा से स्टेट को फोकस में लाने की जरूरत है। और इनका यहाँ पे इनका पूरा जो वर्क है उसका नाम है स्ट्रेटेजीज ऑफ एनालिसिस एंड करंट रिसर्च, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन इतना याद रख लो, ठीक है। However, in contrast to earlier concept of the state as an institutional structure, it was redefined as an active agent. अब ये तो था कि हाँ स्टेट को दोबारा से फोकस में लाया गया, लेकिन जो ये ट्रेडिशनल वाला स्टेट था और जो अभी दोबारा से जो स्टेट फोकस में आया उसमें क्या फर्क था। तो जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था, मतलब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाला प्राचीन वाला जो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करता था कि स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन कैसा रोल प्ले करता है, ठीक है। वो कैसी, मतलब उसके क्या अंदर क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसका चीजें, फंक्शंस, बस इतना, ठीक है। लेकिन जब हम दोबारा से स्टेट पे फोकस शिफ्ट किया हमने मॉडर्न के बाद, तो हमने स्टेट को एक एक्टिव एजेंट देखा जो हमारी सोसाइटी को बदलता है, सोसाइटी को डेवलप करता है, सोसाइटी को शेप करता है और रीशेप करता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी में जो बदलाव आते हैं वो स्टेट की वजह से आते हैं, ऐसा हमने इस वाले में देखा। इसमें हम सिर्फ स्टेट को एक एज अ इंस्टीट्यूशन, एक एज अ संस्था देख रहे थे, एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे जो काम करती है बस। लेकिन यहाँ पे हमने देखा सेकंड पॉइंट में जब स्कॉपॉल आते हैं और 80s में, जब 80s का दशक आता है, तो स्टेट के जब बात होती है तो वो स्टेट को बात बोलते हैं कि स्टेट का जो रोल है सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में अगर कोई भी प्रक्रियाएं हो रही है इवन आवर एट पर्सनल लेवल, तो उसमें स्टेट क्या बड़ा रोल प्ले करता है। It is thus evident that, in spite of some initial suspicions and objections, the concept of the state never become entirely redundant for the study of politics. तो इससे हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कुछ भी हो जाए स्टेट तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये जो मॉडर्न थिंकर्स बिहेवियरल अप्रोच आ गए ना बीच में एकदम से और बोल दिया कि भाई स्टेट का रोल अबंडन कर दो, ये तो काम का नहीं है, इससे हमें रियलिटीज नहीं समझ आ सकती, जो मैंने आपको ABC 3 पॉइंट्स बताए, तो वो रीजन देके उन्होंने स्टेट अबंडन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेट का रोल जो पॉलिटिक्स में है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट था, है और रहेगा। तो अब स्टेट होता क्या है, मीनिंग ऑफ द स्टेट, लेट्स बिगिन। It is significant that some sort of political organization has existence since ancient times. तो ऐसा बोला जाता है कि हमेशा से, चाहे ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात कर लो, रोमन एम्पायर की बात कर लो, राज्य तो हमेशा से था ही। ग्रीक मतलब सबसे पुराना अगर ओरिजिन देखें स्टेट का तो ग्रीक सिटी स्टेट्स और रोमन एम्पायर का माना जाता है। तो ग्रीक और रोमन से इसकी शुरुआत हुई और जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिवली मॉडर्न है, ठीक है। तो ये पहले हम सिटी स्टेट्स हुआ करते थे एंशिएंट टाइम्स में, प्राचीन समय में, और जो स्टेट वाला जो वर्ड है वो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट है स्टेट्स का, उसका ओरिजिन हमें मैकियावेली की राइटिंग में देखने को मिलता है। मैकियावेली ने लिखी द प्रिंस, ठीक है, जिसमें उन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में पावर हैज विच हैज अथॉरिटी ओवर मैन, तो उन्होंने बोला था कि जो पावर है, जो सत्ता है, वो क्या होती है, वो एक तरीके से एक अथॉरिटी है जो किस पे रूल करता है, अथॉरिटी यानी कि रूल करता है किस पे, मेन पे। तो ये किसने बोला, मैकियावेली ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो आपको स्टार्ट करना है कि जो ये मतलब स्टेट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, या राज्य जैसा कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन राज्य जैसा ही ग्रीक सिटी स्टेट्स और रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली थी, क्योंकि स्टेट भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाता है ना। तो स्टेट चाहे मॉडर्न सेंस में स्टेट नहीं था, पर हाँ सिटी स्टेट्स ग्रीक और रोम से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और जो स्टेट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो हमें उसका ओरिजिन, मतलब स्टेट एज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हमें मैकियावेली की राइटिंग्स में देखने को मिलता है, जिसमें मैकियावेली ने अर्ली 16th सेंचुरी में आए थे। उन्होंने बुक लिखी द प्रिंस 1513 में, और उन्होंने बोला कि पावर विच हैज अथॉरिटी ओवर मेन। तो स्टेट क्या है, स्टेट के पास एक पावर होती है क्या करने की, लोगों पे शासन करने की। This was an important idea because it describes the nature of state, not the end of the state. तो ये मैकियावेली के इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि स्टेट का नेचर क्या है। ये नहीं पता चलता कि स्टेट का गोल क्या है। स्टेट का गोल ये थोड़ी है कि वो मैन पे अथॉरिटी जमा के रखे। स्टेट का नेचर ये है कि स्टेट होगा तो वो
हमारे जो सिटीजन्स है, लोग हैं, उन पे अपनी अथॉरिटी, उनके पास उसके ऊपर पावर होगी। मतलब ये स्टेट का फंक्शन नहीं है, स्टेट का नेचर है, ठीक है। और स्टेट का गोल क्या होता है, फिर स्टेट का गोल होता है वेलफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। विच वॉज क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी रेदर देन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। दिस पेकुलर फीचर ऑफ स्टेट हैज बीन द फोकस ऑफ अटेंशन ऑफ मेनी रिसेंट थिंकर्स। तो ये जो स्टेट का नेचर मैकावली ने बताया, वो आने वाले थिंकर्स के लिए उस टाइम पे एक अच्छा मार्गदर्शक साबित हुआ। मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर इज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और एक सोशियोलॉजिकल डायमेंशन देते हैं स्टेट की। मैक्स वेबर पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुकी हूँ अप्रॉक्स हाफ एन आवर का, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन वॉच दैट इन माई प्ले लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मैक्स वेबर जरूर से मिल जाएंगे। इवन 1 मिनट सीरीज में जहाँ पे मैंने आपको मकड़ी के जाले से पूरा मैक्स वेबर समझाया है, वो भी आप देख लेना। The state cannot be defined in terms of its end। तो हम स्टेट को सिर्फ ये नहीं देख सकते कि स्टेट का गोल क्या है, और जो गोल होगा, गोल को देख के हम बता देंगे अच्छा ये स्टेट होगा। मतलब अगर हमने कुछ बोल रहे हैं कि भाई इसका काम ना वेलफेयर करना है, ठीक है, तो सिर्फ गोल पता करके हम ये थोड़ी बता सकते कि हाँ भाई वेलफेयर है तो भाई स्टेट ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। एनजीओज भी तो कर सकते हैं, हमारी फैमिली भी तो हमारे लिए, आसपास की सोसाइटी के लिए, इवन अपने लोगों के लिए वेलफेयर करती ही है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल दिया। तो वैसे ही मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट को हम हमेशा उसके एंड से नहीं देख सकते, कि उसका एंड्स यानी हमारे गोल। अल्टीमेटली वन कैन डिफाइन द मॉडर्न स्टेट सोशियोलॉजिकली ओनली इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक मीन्स पेक्युलर टू इट। तो हमें ये देखना होगा उसके मीन्स क्या है, किस क्या ऐसे वो क्या क्या चीजें करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, एंड तक पहुंचने के लिए। तो मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट के केस में, ना कि एंड्स, ठीक है। एज टू वेरी पॉलिटिकल एसोसिएशन नेमली द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, ठीक है। जैसे मीन्स क्या होता है कि अगर स्टेट को कोई काम करवाना है तो उसका मीन्स है वो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का यूज करके हम आ गए हैं बहुत फेमस डेफिनेशन पे, जो आपको हर जगह स्टेट की मिलेगी। तो आपको देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टेट के पास ना लेजिट पावर होती है फिजिकल फोर्स यूज करने की, और कई जगह आपको फिजिकल फोर्स की जगह कोएर्शन वर्ड भी दिखेगा इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। तो कोएर्शन क्या होता है, फिजिकल फोर्स, मतलब आपके पास लेजिट इन द सेंस कि पूरा लीगल पावर है किसी, मतलब अगर मैं चाहूँ आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल माय नेम इज विशाली भाटिया, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया की नागरिक हूँ, और मुझे आप पे फिजिकल फोर्स का यूज करना है। मैं नहीं मेरे को आप बिल्कुल पसंद नहीं, आपने मेरी बेइज्जती करी और मैं आपको ना थप्पड़ मारना चाहती हूँ या आपको मर्डर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं आपको फांसी देना चाहती हूँ, नहीं देख कर सकती ना, या मैं आपको फिजिकल टीयर गैस का यूज करके आपका प्रोटेस्ट खत्म कर रही हूँ, नहीं। ये सिर्फ ये जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। फिजिकल फोर्स इन द सेंस, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वायलेंट हो रहा है, तो क्या करो, उस पर टीयर गैस चला दो, या डंडा जो पुलिस है उनको भेज दो, डंडे मारती है वो ऐसे आके, ठीक है। या पुलिस का ही एग्जाम्पल ले लो, मिलिट्री का एग्जाम्पल ले लो, या फिर फांसी की सजा सुनाई जाती है, ठीक है। ये सब क्या है, स्टेट के पास ही है ना ये सारी फिजिकल फोर्स यूज करने की बात। तो इससे हमें पता चलता है मैक्स वेबर की फेमस डेफिनेशन कि स्टेट क्या है। स्टेट के पास मोनोपोली है। मोनोपोली यानी कि सिर्फ एक चीज, ठीक है, एक चीज होता है मोनोपोली इन द सेंस कि हिंदी में मोनोपोली को क्या बोलेंगे, एका अधिकार है, ठीक है। सिर्फ स्टेट के पास ही ये पावर है फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने की, उसके पास ही मोनोपोली है विद इन अ गिवन टेरिटरी। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। सिर्फ यहाँ तक नहीं लिखना, अगर आप अपने आंसर में लिखते हो ये डेफिनेशन, तो सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं लिखना, विद इन अ गिवन टेरिटरी। ऐसा नहीं है कि स्टेट है तो भाई इंडिया में क्या, इंडिया एक स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जो पावर है वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है ना, ठीक है। जो बीजेपी है या मोदी सरकार है, उसकी पावर फिजिकल फोर्स यूज करने की इंडिया तक लिमिटेड है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी जाके नॉर्थ कोरिया में भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी फांसी की सजा सुना के आ जाएंगे, या पाकिस्तान वालों को सजा सुना के आ जाएंगे फिजिकल फोर्स, नहीं। विद इन अ गिवन टेरिटरी स्टेट के पास अपनी लेजिट पावर होती है फिजिकल फोर्स यूज करने की। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं आर.एम. मैकक्लेवर की फेमस बुक द मॉडर्न स्टेट में। उन्होंने स्टेट के बारे में क्या बोला, उन्होंने बोला जो स्टेट है वो अलग है फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ एसोसिएशन इन दैट इट embraces द होल ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड इट हैज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग अ सोशल ऑर्डर। तो स्टेट जो है बाकी लोगों से, बाकी लोग यानी कि बाकी संस्थाओं से, बाकी एसोसिएशन यानी कि चर्च हो गए, एनजीओ हो गए, ठीक है, या कोई भी आप चीज मान लो, मतलब वॉलेंट्री ग्रुप्स हो गए, ठीक है, उन सबसे स्टेट कैसे अलग है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टेट यूनिक है, जो डेविड ईस्टन भी बोलते हैं। तो आर.एम. मैकक्लेवर बोलते हैं वो इन सबसे इसलिए अलग है क्योंकि स्टेट का एक स्पेशल फंक्शन है। क्या फंक्शन है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का, ठीक है। और कोई
एसोसिएशन ऐसे नहीं है जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करती हो, तो स्टेट का एक स्पेशल फंक्शन है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में पर्टिकुलर जुरिडिक्शन होता है और सारे लोगों पे उसका सानिध्य होता है बेसिकली, ठीक है। इट परफॉर्म्स इस फंक्शन थ्रू इट्स एजेंट। और स्टेट जो है, मतलब एक स्टेट ऐसा तो है नहीं कि स्टेट एक आदमी है जो हर सब पे वो शासन कर रहा है, नहीं ना। तो स्टेट एक, अब स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, और वो सबको अपना अपना फंक्शन दे दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो स्टेट के पास अपने खुद के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट, तो स्टेट का एजेंट कौन है, यानी कि स्टेट को जो चला रहा है, राज्य को चला रहा है कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, स्टेट की एजेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको समझ आएगा कि स्टेट और गवर्नमेंट आपस में कैसे अलग है। तो स्टेट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्टेट के अंदर एजेंट्स है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है काम करती है स्टेट के लिए, ठीक है। स्टेट हमारा मान लो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए विच स्पीक्स द वॉइस ऑफ लॉ, जो कि कानून की भाषा बोलता है। गवर्नमेंट क्या है, कानून, कानून की भाषा जो बोलते हैं उसके थ्रू। अब गवर्नमेंट के अंदर भी तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम करती हैं, बहुत ईजी है ये तो कॉन्सेप्ट। तो ये आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। और ये बोला किसने है, बस इसका नाम क्लेवर है, ये चालाक बंदा है, और चालाक बंदे जो है एजेंट हायर करते हैं। ऐसा आप कुछ इनकी स्टोरी याद कर सकते हो। मतलब मैं तो ऐसे याद किया था कि क्लेवर है, मैं क्लेवर, तो क्लेवर यानी कि चालाक, और चालाक लोग एजेंट होते हैं, मतलब एजेंट हायर करते हैं, सरकार के एजेंट होते हैं क्लेवर लोग, ऐसा करके कुछ। तो आपको एक थोड़ा सा अगर एक दो वर्ड्स भी कीवर्ड्स याद रह गए तो आप अपनी एक स्टेटमेंट बना सकते हो कि स्टेट का एजेंट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है लॉ के अंदर रहकर, लॉ की वॉइस होती है, मतलब लॉ की भाषा बोलते हैं, लॉ के अंदर रहकर, कानून के अंदर रहकर काम करते हैं। मैक्लेवर और C.H. पेज की बुक है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1950, उसमें उन्होंने बोला द स्टेट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल अदर एसोसिएशन बाय एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट विद द फाइनल पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब जो मैक्लेवर है, एक बार तो उन्होंने एक बुक में बोला मॉडर्न स्टेट के लिए कि जो स्टेट जो है वो बाकियों से अलग है क्योंकि ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है। फिर से उन्होंने दूसरी बुक लिखी C.H. पेज के साथ, सोसाइटी नामक बुक थी, ठीक है, आर्टिकल था आई गेस। उसमें वो उन्होंने बोला कि जो स्टेट है बाकी से कैसे अलग है, क्योंकि उसके पास कोएरिशन यानी कि फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने की फाइनल पावर है, एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है, और कोई किसी के पास पावर नहीं है कोएरिशन की, सिर्फ स्टेट के पास होती है। तो 2 पॉइंट्स हो गए मैक्लेवर के, अलग अलग बुक में उन्होंने अलग अलग बताई, चीजें बताई, और अलग अलग स्टेट को दूसरे संस्थाओं से कैसे अलग बताया मैक्लेवर ने। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए। देन हेरोल्ड जे लास्की, कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नॉट अ बिग इशू, इवन आप टेलीग्राम पे मेरे से अलग से पूछ सकते हो। एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आप बेसिकली ऐसी क्लास मानो जो क्लासरूम होता है ना, जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसी टाइम मैम से या सर से पूछ लेता है, तो मेरे भी यहाँ पे ऐसा है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, प्लस आपके हर टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मैसेज आते हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो आप ऑडियो में पूछ सकते हो अपना सवाल कि मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो, तो मैं आपको अलग से समझा दूंगी। अब अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी लेकिन अलग से समझा तो सकती हूँ। वेयर एज ऑल अदर एसोसिएशंस आर वॉलंटरी इन करेक्टर। तो लास्ट की जो है उनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, उसमें वो बोलते हैं कि जो बाकी सारी एसोसिएशन होती है, मतलब स्टेट को छोड़ के, राज्य को छोड़ के जो बाकी सारी संस्थाएं होती हैं उनका वॉलंटरी नेचर होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस मतलब लॉ के दायरे में रहकर वॉलंटरी कर सकती है, एंड कैन बाइंड द इंडिविजुअल ओनली एज ही चूजेस मेंबरशिप ऑफ देम। तो ऑब्वियसली कुछ जैसे अब एक एनजीओ है, मुझे ज्वाइन करना है एनजीओ, तो वो एनजीओ जरूरी नहीं है कि मुझे ले, मेरे को उसका मेंबर बनाए, ठीक है। अब जैसे चर्च है, चर्च भी एक अपना एक एसोसिएशन है, आपको उसका खुद का इंस्टीट्यूशन होता है, या कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो सबके लिए ओपन नहीं होता ना वो, आपकी मेरिट देखी जाती है, या आपका कोई अगर नेपोटिज्म भी चलता है तो आप वो अपने मेंबर्स को कौन उनके अंडर काम करेगा वो खुद चूज करते हैं। वेयर जो स्टेट है वो लीगली उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, बस उसके पास एक ही चॉइस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर जो कमांड्स मेंशन है उसको फॉलो करना। उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि हम किसको चुन सकते हैं, किसको नहीं चुन सकते, मेंबर कौन होगा, नहीं, सब कुछ संविधान में मेंशन है, सब कुछ लॉ में मेंशन है, जैसा लॉ कमांड करेगा वैसे उसको मानना पड़ेगा, किसको, स्टेट को, ठीक है। वंस ही इज अ रेजिडेंट ऑफ सम गिवन स्टेट, मतलब यहाँ पे रेजिडेंट की बात हो रही है, यानी कि हमारी जैसे कि मेरी बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सिटीजन यानी कि नागरिक, जो स्टेट के नागरिक है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ स्टेट की कमांड मानना, ठीक है। जो स्टेट बोले उसको ओबे करना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई स्टेट ने ये कानून लेकर आया तो हम नहीं मानेंगे, मत मानो, जेल में बैठोगे फिर, है ना। The state serve to say is the crowning point of the modern social edifice, and it is
and it is in its supremacy over all other forms of social grouping that its special nature is to be found. तो अब ये हेरोल्ड जे लास्की ने बोला है ये सारा पॉइंट जो भी मैंने अभी आज तक आपको समझाया कि जो स्टेट है वो बाकी सारे एसोसिएशन से सबसे ज्यादा सुप्रीम है, मतलब कि स्टेट यहाँ और बाकी सारी उसके नीचे, ठीक है। तो स्टेट ही भगवान है, पुनिश भगवान है और सारे उसके नीचे आते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर स्टेट है, सुप्रीम है स्टेट, ऐसा, ठीक है। देन एसोसिएशन वर्ड आप बहुत बार यूज हुआ है यहाँ पे, आपने देखा भी। तो एसोसिएशन का मतलब क्या है इनके अकॉर्डिंग? एसोसिएशन मतलब एक ऐसा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया गया हो और जो उनको मोटिवेट करे काम। एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है और इसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इवन इंटरेस्ट, मतलब जिसका आपका कॉमन गोल है या कॉमन इंटरेस्ट है, जो जिनका एक जैसे विचार है, वो एक जैसे विचार वाले लोग एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, एनजीओ का पार्ट बन जाते हैं, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का हो गया, वॉलंटरी ग्रुप्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। फ्रेडरिक वॉटकिंस, इनकी बुक है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, उसमें उन्होंने स्टेट के बारे में क्या बोला है कि जो स्टेट है वो जोग्राफिकली डीलिमिटेड सेगमेंट है ह्यूमन सोसाइटी का, यूनाइटेड बाय कॉमन ओपिनियंस टू अ सिंगल सॉवरेन, ठीक है। तो डीलिमिटेड यानी कि स्टेट की कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी नहीं कि एक लैंड है। गवर्नमेंट सरकार का अपना एक जुडिक्शन हो सकता है, पर स्टेट जो है जोग्राफिकली अगर हम देखें तो डीलिमिटेड है इन द सेंस क्योंकि वे ह्यूमन सोसाइटी को कंसिडर करता है। यहाँ पे स्टेट आ सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट तो किसी एक पर्टिकुलर जुडिक्शन का पार्ट नहीं हो सकता ना, तो वो स्टेट के अंडर आएगा। मतलब जैसे यूएन है फॉर एग्जांपल, या पूरी की पूरी कंट्री वो इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई भी कन्वेंशन करेगी तो वैसा, ठीक है। और उसको हमें एक सिंगल सॉवरेन को ओबे करना पड़ेगा, एक कॉमन ऑबिडियंस होगा। सिंगल सॉवरेन यानी हमारे यहाँ पे संप्रभुता स्टेट की होगी। वॉटकिंस बोलते हैं, एम्फेसिस देते हैं एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी। अभी अगले चैप्टर में हम सॉवरेनिटी पढ़ेंगे भी, और इसी चैप्टर में जब हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि सॉवरेनिटी क्या है। ये करेक्टरिस्टिक है सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। सॉवरेनिटी मतलब होता है आपके पास जो सरकार है उसके पास पूरी की पूरी संप्रभुता या सॉवरेन है या फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए, उस पर किसी और का दबाव नहीं होगा। वो अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे और उनका जो डिसीजन है, क्योंकि स्टेट सॉवरेन है इसलिए स्टेट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। अगर किसी जगह पे ऐसा हो रहा है कि स्टेट का डिसीजन फाइनल नहीं है, वहां पे स्टेट खुद से डिसीजन नहीं लेता, वहां पे स्टेट खुद से लॉ नहीं बनाता, तो इसका मतलब वो स्टेट सॉवरेन नहीं होगा। The supremacy of the commands of the state is an essential element which distinguish it from all other association of men. सेम बात वही बोली है जो लास्की ने बोली, वही वॉटकिंस ने भी बोली है कि जो स्टेट है सबसे ज्यादा सुप्रीम है बाकी दूसरे एसोसिएशन के कंपैरिजन में। जॉफ्री रॉबर्ट्स जो है उनकी एक आर्टिकल है डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, उसमें उन्होंने बोला स्टेट की डेफिनेशन दी कि स्टेट जो है एक टेरिटोरियल एरिया है जिसमें पॉपुलेशन होती है, इन विच पॉपुलेशन इज गवर्न्ड बाय अ पॉलिटिकल अथॉरिटी। मतलब एक ऐसा एरिया, मतलब हर लोग अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम कभी आप बोलते हो स्टेट ये है और कभी बोलते हो कि ये है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, और ये बहुत सारी डेफिनेशन जो आपको अभी तक मैंने बताई वो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। मतलब सारी तो आपको याद नहीं होंगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर 3-4 भी याद रह जाती है, मिनिमम 4 भी याद रह जाती है, तो अपने आंसर में लिखोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और आंसर में सोच छोड़ो, एकेडमिक सेंस में नहीं, पर आपको एटलीस्ट आपको कॉमन सेंस के लिए तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि स्टेट क्या होता है, या फिर अगर आपको एज अ मतलब ह्यूमन एज अ सिटीजन, एज अ विजिलेंट सिटीजन, यू शुड नो व्हाट इज स्टेट, ठीक है। तो आप, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है ना जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते ही करते हैं, लेकिन हमें इसका डीप मीनिंग नहीं समझ आता। तो टेरिटोरियल एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन जो है पॉलिटिकल अथॉरिटीज के द्वारा गवर्न की जाती है, एंड विच सक्सेसफुली क्लेम्स द कंप्लायंस ऑफ द सिटीजन फॉर इट्स लॉ। और स्टेट एक ऐसा होता है कि मतलब सिटी एक ऐसा मान लो कि एक स्टेट है, स्टेट के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है, और जो पॉपुलेशन है वो स्टेट का हर कहा मानेगी, उसको ओबे करेगी, उसके लॉज को मानेगी, एंड इज एबल टू सिक्योर सच कंप्लायंस बाय इट्स मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ लेजिटिमेट फोर्स। और जो ये पॉपुलेशन जो लॉज हम मान रहे हैं, कानून मान रहे हैं, उसमें स्टेट के पास लेजिट फोर्स होना चाहिए, तभी वो स्टेट कहलाएगी। अदरवाइज अगर उस स्टेट के पास लेजिट लीगल फोर्स नहीं है, ठीक है, हमने उसको स्टेट को नहीं बनाया है, वो लॉ के दायरे में रह के काम नहीं कर रही है और हमसे जबरदस्ती चीजें बनवा रही है, तो गलत है, तो फिर वो स्टेट नहीं है। स्टेट वो है जहाँ पे ऐसी स्टेट है जो लेजिटिमेट फोर्स है, उसके पास लीगल फोर्स है, हम ही ने उसको अधिकार दिया है हम पे शासन करने का, हमने ही वोट दिया है कि हाँ आओ भाई हमारे लिए कानून बनाओ, तो और उस केस में हमें उस कानून का पालन करना है, और उसके पास मोनोपोली है इस चीज की स्टेट के पास, और सारे सिटीजन्स को वो कानून मानने हैं। तो एक स्टेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन होती है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज है, राजनीतिक
अथॉरिटी है और यहाँ पे स्टेट कानून मानते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, देन गवर्नमेंट होता है और एक सॉवरेनिटी। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, कि स्टेट इन चारों चीजों से मिलके बनता है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। ठीक है, मैंने सोचा था ज्यादा कवर करा दूंगी, पर आज के लिए आई गेस इतना काफी है। हम अगले लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर द डिले, बट मैं अब ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।